नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमार, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS के अंदर आपके 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 थियोरेटिकल और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं, जिनके सब्जेक्ट कोड हैं 811, 812 और 813, तो इनकी जो प्रिंटेड बुक है, भारत सरकार की जो द्वारा प्रिंटेड बुक है, वो आप तक पहुंच चुकी होगी। आप उसका अध्ययन कर ही रहे होंगे, किंतु आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए और आप अधिक अंकों से पास हो सके और इन सब्जेक्ट को और गहराई से समझ सकें, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिनके शॉर्ट नोट्स को हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। जो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने 811 और 812 जो सब्जेक्ट कोड है, उसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ जो है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। और अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं 813 जो सब्जेक्ट कोड है, उसके भी लगभग 10 चैप्टर जो है हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो आखिरी चैप्टर है, 11वां चैप्टर, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, तंत्रिका तंत्र की संरचना, क्रियाविधि और योग का उसके ऊपर प्रभाव। तो शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो समस्त ऐच्छिक और अनैच्छिक, आंतरिक तथा बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियमित करता है और समायोजित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और सभी तंत्रिकाएं जो इन अंगों को शरीर के साथ जोड़ती है, मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ये अंग आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर संवेदना को ग्रहण करने, शरीर पर नियंत्रण और नियमन करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर एक कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, जो हमारे शरीर से आई हुई सारी संवेदनाओं के ऊपर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य के शरीर के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं ये तंत्रिका तंत्र करता है। सबसे पहले नियंत्रण करता है, नियमन करता है और समन्वय करता है। नियंत्रण से अर्थ है कि शरीर के अंगों के आदेशों, निर्देशों और नियमों के अनुरूप कार्य करने से है। फिर नियमन से जो अभिप्राय है वो है अंगों का सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने का जो कार्य है। फिर समन्वय जो है, जिससे अभिप्राय होता है कि अंगों का एक दूसरे के साथ में सही प्रबंधन रखना। ये 3 क्रियाएं जो होती है तंत्रिका तंत्र करता है। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचना है 3 भागों में बांटी गई है, उसकी कंप्लीट रचना को। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर दूसरा जो है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा जो है वह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय या परिसरीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ये सूचना को ग्रहण करने के चिंतन मनन करता हुआ समस्त जो सूचनाएं जो आई हैं संवेदनाओं के रूप में, उनके ऊपर निर्णय लेता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख अंग हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हमारा शरीर स्पाइनल कॉर्ड को सूक्ष्मना भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क जो है हमारे अखरोट के अंदर जो एक विशेष प्रकार की उभरी हुई सी एक अलग ही विशेष प्रकार की डिज़ाइनदार जो संरचना होती है, इसी प्रकार का हमारे ब्रेन भी है ना, एक बड़ी संरचना के रूप में होता है, सेम अखरोट जैसी संरचना के रूप में, जिसका जो चित्र है आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगा। मस्तिष्क जो है ज्ञानेंद्रिय, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का केंद्र होता है। ये कंप्यूटर से भी तेज होता है और पुरुषों के अंदर इसका जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है और महिलाओं में 1250 ग्राम। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से हमारे खोपड़ी जो होती है, हमारी जो कपाल है, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का विकास जो है सबसे अधिक 5 वर्षों तक होता है। तो इसलिए जो बचपन में जब जो बच्चा जन्म लेता है तब से लगाकर 5 वर्ष तक उसको एक अच्छा माहौल देना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से विकसित हो सके उसका ब्रेन। फिर 50 वर्ष की आयु तक है ना, अपना जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, अक्रियाशील बोलो या फिर अपनी क्रियाओं में बहुत कमी करने लग जाता है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग को कहा जाता है फोर ब्रेन, मध्य भाग को मिड ब्रेन और पश्च भाग को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो सबसे पहले अग्रभाग फोर ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ये गुंबद की तरह संरचना होती है, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो है बुद्धि, इच्छा, आवेग, स्मरण शक्ति जैसी क्षमताओं को जन्म देता है या फिर उसी का वो स्थल है। फिर
परमस्तिष्क के द्वारा वेदना, शीत, ताप, दबाव, स्पर्श और पेशियों की संवेदनाओं की अनुभूति होती है। मस्तिष्क के इस भाग से बोलने की क्रिया का नियंत्रण होता है। सोच, विचार और चिंतन मनन का केंद्र भी सेरिब्रम है या फिर परमस्तिष्क है। इसी भाग से स्वाद और गंदगी जैसी संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं और उनके ऊपर निर्णय लिया जाता है। मस्तिष्क के अग्रभाग में ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसी दो संरचनाओं का स्थान होता है। तो सेरेब्रम के अंदर जो थैलेमस होता है वह संवेदनाओं को मस्तिष्क के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र को ऊपर नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस मानव के जो है शरीर के तापक्रम, भूख और प्यास पर नियंत्रण भी रखता है। तो इस प्रकार हमने जाना है कि हमारा जो अग्र ब्रेन है, जो हमारा अग्र भाग है ब्रेन का, वो क्या काम करता है, फोर ब्रेन क्या काम करते हैं। अभी जो पढ़ेंगे हम मध्य भाग या फिर मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन जो है तो इसका जो प्रमुख रूप से कार्य देखने और सुनने के रूप में होता है, इसलिए ये आंखों और कानों की संवेदनाओं को ग्रहण करके और इन संवेदनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा जो भाग था हमारे मस्तिष्क का वह है हाइंड ब्रेन या पश्च भाग बोला जाता है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है जिसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा और अनुमस्तिष्क जो छोटा ब्रेन है, ये तीनों मिलकर इस भाग को बनाते हैं। इसका जो प्रमुख रूप से कार्य होता है, जिसमें जो पोन्स होता है, जो पश्च भाग हाइंड ब्रेन का जो भाग है पोन्स, उस पोन्स का जो कार्य होता है खांसी आना, छींकना, निगलना, उल्टी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है हमारे हृदय की गति, श्वास की गति को नियंत्रित करता है और सोने, जागने व भोजन करते समय लार का श्रावण भी इसी के द्वारा होता है। तीसरा जो मस्तिष्क को पोषण करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो लगभग प्रतिदिन 720 ml के आसपास स्रावित होता है हमारे ब्रेन को पोषित करने के लिए, जिसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, सल्फेट, फॉस्फेट आदि तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं और इनका उपयोग ब्रेन करता है। तो इसका प्रमुख काम क्या था, ब्रेन को पोषण करना। अगला जो भाग था हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह है सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 26 मणकों से मिलकर बनी होती है। तो इसके बीच में एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर हमारी ये जो मेरुरज्जु है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है वो उसमें से गुजरती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बनती है जो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। सुषुम्ना का निर्माण, जो हमारे मेरुरज्जु है उसका निर्माण जो है सफ़ेद और जो एक प्रकार से ग्रे प्रकार के द्रव्य से मिलती है, वाइट और ग्रे मैटर से मिलकर बनी होती है। इसका जो प्रमुख काम है संवेदनाओं को खुद या फिर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये चलने के ढंग, शरीर का संतुलन और हमारे कार्य करने की जो मुद्रा है वो सब कुछ सुषुम्ना द्वारा नियंत्रित होती है। अगला जो तंत्र है वह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र या परिसरीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसके अंदर दो प्रकार के तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएँ या फिर उसको बोलते हैं क्रेनियम नर्व्स, और दूसरी जो होती है शरीर की स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ फैलती हैं। तो इसमें जो कपाल तंत्रिका है वो 12 जोड़ी होती है, लगभग 24 की संख्या में होती है कपाल तंत्रिकाएँ जो हमारे कपाल के नियंत्रण को काम करती हैं, और साथ ही साथ में 31 जोड़ी 31 जो पैर है वो होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स के, जो रीढ़ के चारों तरफ कार्य करने का कार्य करती हैं, दोनों तरफ से इस तरीके से फैलती हैं। तो इसके भी जो है वो 3 प्रकार की कैटेगरी इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है सेंसरी नर्व होती हैं जिसे संवेदी तंत्रिकाएँ कहते हैं, दूसरी जो मोटर नर्व होती हैं जिसे प्रेरक तंत्रिकाएँ कहते हैं, और तीसरी जो मिक्स्ड नर्व होती है जिन्हें मिश्रित तंत्रिकाएँ कहते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी नर्व के बारे में जानेंगे, संवेदी तंत्रिका के बारे में। इनका जो प्रमुख रूप से कार्य होता है, ये बाह्य वातावरण से संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करती है। कौन? सेंसरी नर्व या संवेदना ग्रहण करने वाली संवेदी तंत्रिकाएँ। फिर इन सेंसेशन को या फिर इन संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाने का या फिर हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचाने का जो प्रमुख रूप से कार्य करता है वह प्रेरक तंत्रिकाएँ करते हैं, जिन्हें मोटर नर्व्स कहते हैं। ये संवेदी तंत्रिकाओं से लगभग हमारे ब्रेन तक या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक सारी सूचनाओं को पहुंचाते हैं और वापस से एक्शन लेने का कार्य करवाते हैं। तो ये मोटर नर्व कहलाते हैं। तीसरा जो है मिश्रित तंत्रिकाएँ, ये क्या करती हैं? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों का कार्य करती हैं। तो ये 3 प्रकार की नर्व हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तीसरा जो तंत्र का तीसरा जो भाग था वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त में क्या होता है कि तंत्रिकाएँ स्वयं के रूप से कार्य करती हैं। वे सारे कार्य जो स्वयं या ऑटोमेटिक होते हैं वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके 2 भाग हैं, अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिकाएँ।
तो अनुकंपी को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी को कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने से क्या क्या सिम्टम्स जनरेट होते हैं? तो सबसे पहले रक्त वाहिनियाँ जो है उनमें संकुचन उत्पन्न होता है, रक्तचाप और शारीरिक उत्तेजना बढ़ती है, संवेदी ग्रंथियों की जो स्वेद ग्रंथियाँ है, हमारी जो पसीने की जो ग्रंथियाँ हैं उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, फिर पाचन क्रिया जो है वो मंद पड़ जाती है, ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर ऐच्छिक पेशियाँ अधिक सक्रिय होने से शरीर की थकान भी दूर हो जाती है और शरीर अधिक सक्रिय होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। हृदय की गति, श्वास की गति कम हो जाती है, जिसमें चयापचय की क्रिया दर कम हो जाती है, पाचक रसों का श्रावण बढ़ जाता है और जिसमें भूख की अनुभूति होती है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता जो पहले बढ़ चुकी थी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण, उसको भी नियंत्रित करने का काम या कम करने का काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पूरा तंत्रिका तंत्र किस तरीके से कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको तंत्रिका तंत्र की चीज़ें समझ में आई हो। अब इसी तंत्रिका तंत्र पर योग का क्या प्रभाव है? सबसे पहले हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ना एक विशेष कोऑर्डिनेशन से चलता है। तो यदि शरीर के अंदर गंदगियाँ है, शरीर के अंगों में या शरीर के रक्त में या शरीर के सिस्टम में कहीं पे भी गंदगियाँ है, तो उनके लिए भी एक मुश्किल बात होती है या फिर एक बोलो परेशानी वाली बात है। तो इसलिए हमारे शरीर की शुद्धि क्रिया जो योग के द्वारा होती है, षटकर्म द्वारा, इससे शुद्धि करने से हमारे तंत्रिका तंत्र और स्वच्छ और प्रॉपर और सटीक काम करने की क्षमता में आता है। फिर योग आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर और शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग और योग आसन के एक विशेष प्रभाव को उत्पन्न करके तंत्रिका तंत्र को और सक्रिय और प्रभावशाली बनाता है। नियमित ध्यान करने से हमारा जो IQ लेवल है 90 से 110 तक हो जाता है। तो इससे क्षमता हमारी बहुत सारी विकसित हो जाती है, दिमाग की सामर्थ्यता विकसित होती है और ये सारी क्रिया जो है वो योग के प्रभाव के कारण संभव हो पाती है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि तंत्रिका तंत्र वाला जो चैप्टर है आपको समझ में आया। ये आखिरी चैप्टर था आपके सब्जेक्ट का। तो आशा रखता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को समझ पाएँ और पिछले वीडियोस को भी आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आप और अच्छे से तैयारी करके आएँ। क्योंकि देखो, मेहनत के अलावा कोई भी सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कोई भी आशा इस प्रकार की नहीं रखें कि जैसे कोई भी चमत्कार होगा। आपको अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करने से ही आपके आगे की सफलता और आपके एग्ज़ाम सेंटर में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बढ़ाएगा। तो इन वीडियोस को पूरे तरीके से अच्छे से देखें और भी हमारी तरफ से कोई इंस्टीट्यूट से आपको कोई मदद चाहिए तो आप निसंकोच होकर हमें कॉल करें ताकि आप आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और पिछले वीडियोस को भी देखें और फिर आगे जो है आपके द्वितीय वर्ष के अंदर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो वो भी आपके इसी प्रकार से हेल्प करेंगे। तो जब तक आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब तक आप सबको अलविदा, धन्यवाद।